वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसका टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। बहुत ही चर्चित और बहुत ही कहते हैं कि न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रिलीज़ होता है हर मंथ की 12 तारीख को और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये किसी भी इकॉनमी के लिए। इंडिया में भी यही है। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन से पहले एक बार फिर एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत सिंपल टॉपिक पे है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे कुछ दिन पहले मैं आरबीआई की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहा था, इंटरव्यू जो हुए, तो उसमें उन्होंने सीपीआई पे क्वेश्चन पूछा और उसके लिमिटेशंस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या लिमिटेशन है सीपीआई की। हम जनरली सब पढ़ जाते हैं बट लिमिटेशंस हम देखते ही नहीं। और इतने जो छोटे और आसान टॉपिक हैं यही आपको रियल एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है। जितने हम टॉपिक सिंपल सोचते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और हम बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उसी का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इस नॉर्मल टॉपिक पर एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाई गई है। इस पर लिमिटेशंस भी इसकी डिस्कस की गई हैं काफ़ी सारी, ताकि हमें पता हो कि कहाँ गलती हो जाती है हम एक कभी भी किसी सीपीआई के इंडेक्स को इंटरप्रेट करने में। तो इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर चेंजेस ओवर टाइम। ये डिज़ाइन किया गया है ओवर द टाइम चेंजेस देखने के लिए। किस में? जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस। एक जर्नल लेवल रिटेल प्राइसेस में। रिटेल मतलब जो आपको मार्केट में हमें कंज्यूमर जो चीज़ें मिलती हैं रिटेल प्राइसेस पर, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल में ओवर द टाइम चेंज को ये मेजर करता है। प्लीज़ याद रखिएगा, किन गुड्स एंड सर्विसेज को? एक बास्केट होती है जो एक सरकार तय करती है। पूरा एक सर्वे और देश किसी भी कंट्री की पूरी इकोनॉमी, ज्योग्राफिक और उसके कल्चरल स्केल को देखते हुए, खासकर इसमें वो चीज़ों को गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ को चलाने में काम आती है। ये जो चेंजेस होते हैं ना, हमारी रियल परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट करते हैं, किसी भी कंज्यूमर और उसके वेलफेयर को। मतलब ज़मीन पे खड़े हुए आदमी को अल्टीमेटली क्या इफ़ेक्ट हो रहा है प्राइस लेवल के चेंजेस में, और चेंजेस भी किस में? उसकी रिटेल बास्केट में, जो वो एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट है। मतलब एक नॉर्मल आदमी क्या चीज़ें लेता होगा, किस ब्रांड की लेता होगा, क्या लेता होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव कि भाई मोटा मोटा क्या हिसाब पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एक प्राइस लेवल की चेंजेस का, वो मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस समय इंडिया में 5 टाइप के सीपीआई कैलकुलेट होते हैं। देख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं। तो उसमें से जो 3 होते हैं वो क्लास स्पेसिफिक हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करते हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई कैलकुलेट होता है, एक एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए सीपीआई कैलकुलेट होता है, एक रूरल लेबरर्स के लिए सीपीआई कैलकुलेट होता है। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है ना, वो डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है एम्प्लॉइज़ का। जैसे आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक सैलरी का पार्ट होता है डियरनेस अलाउंस, उसको कैलकुलेट करती है। मतलब कि किसी एक वो एक तय करती है कि भी उनके एम्प्लॉयज़ का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड, वो मेंटेन रहे। इसीलिए महंगाई के हिसाब से डियरनेस अलाउंस को चेंज किया जाता है और वो कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होता है वो यूज़ में आता है।
दूसरा है एग्रीकल्चर लेबर, ये होता है एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए मिनिमम वेज को फिक्स करने के लिए। और सीपीआई रूरल लेबर्स जो है वो रूरल अनस्किल्ड लेबर्स जो होते हैं उनकी मिनिमम वेज को कैलकुलेट करने के लिए होता है। ये जो 3 सीपीआई हैं इनको लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में वो यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। वो लोग इसको कंपाइल करते हैं इन 3 को। अब इसके बाद आते हैं 2 सीपीआई और जो रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग कैलकुलेट होते हैं और इनको कंबाइन करके सीपीआई कंबाइन आता है। ये 2 इंडेक्स जो होते हैं ये आपको पता है हर महीने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं 12 तारीख को, और ये अल्टीमेटली होता है जिनको हम न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये 2 जो होते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो कंपाइल करके रिलीज़ करता है। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा डिफरेंस को। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट सीपीआई के बारे में और बता दूं कि जो सीपीआई कंबाइंड है ना वो एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। टारगेट क्या है? लॉन्ग टर्म में आरबीआई का टारगेट है कि 4% पर इन्फ्लेशन रहे, और क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना तो पॉसिबल नहीं है तो आसपास का -2 और +2 का बैंड चलता है। मतलब 2% से 6% के बीच में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, आरबीआई का ऐसा मानना है। उसके ऊपर अगर जाता है जो आजकल चल रही है 6.7, तो ये अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली अनकंफर्टेबल रहेगा आरबीआई। और अब तो वो लीगली मैंडेटेड है कि उसको इसको लाना ही लाना है उस ब्रैकेट के अंदर। हाँ, अब नेशनल अकाउंट्स में एज अ डिफ्लेटर भी ये यूज़ होता है। जीडीपी डिफ्लेटर आपने ज़रूर सुना हुआ होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट अब डिफ्लेट होता है कि डिफ्लेटर होता है कि आपको पता होएगा कि किसी भी इंडेक्स को, जैसे सीपीआई भी है, वो बेस ईयर के कंपैरिजन में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 2012 का चल रहा है सीपीआई, तो ऐसे ही नेशनल इनकम को भी कितना चेंज उसमें आया नेशनल इनकम में आप जो बनी है पिछले के मुकाबले, बेस ईयर के मुकाबले, तो वहाँ पर उसको डिफ्लेट करा जाता है। मतलब क्योंकि ये मैंने नेशनल इनकम जो है ना, डिफ्लेटर का कंसेप्ट, जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट मैंने नेशनल इनकम पे वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उस पर जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ आई बटन में भी वो आ जाएगा ऊपर। तो और अब लास्ट में ये एक फैक्ट और है कि सीपीआई आईडब्ल्यू जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कैलकुलेट होता है वो ही यूज़ होता है डीएनएस अलाउंस सेट करने के लिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? देखिए, ये कैलकुलेट किया जाता है काफ़ी सारे आइटम्स को कंसिडर करके। काफ़ी सारे आइटम्स को लिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इंडिया जैसा देश कितना डाइवर्स है, और मतलब हर स्टेट का अपना खाना, अपनी कंजम्पशन करने का पैटर्न, तो अलग कल्चर है तो यूज़ भी अलग अलग चीज़ें करते होंगे। तो उस चीज़ों को कोरिलेट करना बहुत बड़ा काम है। असल में जो हमारे सामने एक छोटा सा डाटा आ जाता है, जो 6.7 रहा, उसके पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही होती। तो पहले तो इन गुड्स को देखा जाता है कि किनको लेना है इस बास्केट के अंदर, क्या बास्केट रिप्रेजेंट करेगी असल में इंडियन कंज्यूमर को। उसके बाद उस कैटेगरीज और उस डिफरेंट टाइप और गुड्स को एक कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरीज़ हैं फूड एंड बीवरेजेस, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, हेल्थ। ऑल कैटेगरीज़ को फिर वेट दिया जाता है। वेट क्यों दिया जाता है? देखिए, क्योंकि ये सीपीआई रूरल और अर्बन अलग अलग कैलकुलेट होता है, तो हर स्टेट में अब वो पहले तो कैलकुलेट होती है लेवल पर। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है तो वहाँ अर्बन एरिया कितना है और रूरल एरिया कितना है, हर स्टेट में ये अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, कोई कम अर्बनाइज्ड है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन को वेट किया जाता है। ठीक है, वेट किया जाता है। और फिर
कंबाइंड कर कर पूरी कंट्री का निकलता है। तो इसीलिए वेट असाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये करते हैं तो भी हमें सबसे ज़्यादा अच्छी पिक्चर मिलती है, रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर मिलती है, उतना ही एक्यूरेट होता है इंडेक्स। एक दूसरी जगह पे वेट और जो ये लेफ़्ट हैंड साइड पर बना हुआ है, ये वेट डिफरेंट कैटेगरीज़ लिखी हैं जो गुड्स इंक्लूड होते हैं, और रूरल और अर्बन कलर लिखा हुआ है। मतलब कि जब रूरल सीपीआई कैलकुलेट होता है तो उसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी की क्या वैल्यू है, क्या वेट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कंपैरेटिवली जो गांव लेवल पे मिलेट्स है, बाजरा और ये सब चीज़ें हो गई राखी, वो वहाँ ज़्यादा अपने डाइट में लेते हों, तो वहाँ पर रूरल में उसको, जब रूरल सीपीआई कैलकुलेट हो रहा है तो वहाँ उसको ज़्यादा मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी को वेट। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के लेफ़्ट हैंड साइड पे है कि अलग अलग कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या मिलता है वेटेज, और फिर यहाँ दूसरे हर स्टेट में रूरल और अर्बन एरिया कितना, उस हिसाब से भी उसको वेटेज मिलता है। तो ये सब वेट करके चीज़ों को कैटेगराइज करके पहले तो एक बास्केट बनाई, उसके बाद उनको कैटेगरी की में डाला, फिर उस कैटेगरी को वेट असाइन किया, उसके बाद उसकी रिटेल लेवल पे पूरे देश में कहीं तो कहते ना कि उन्होंने अपने प्लेसेस रखे हुए होते हैं जहाँ सर्वे करती है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, और उन रिटेल स्टोर से रेट को रेट जो है पता करती है, और फिर ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, और फिर जाकर ये कोलेट होके ऑलमोस्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 1100 अर्बन मार्केट्स और हैं जो ऑलमोस्ट 310 टाउन पर होते हैं, और उसके बाद कम से कम 1200 के करीब विलेज मार्केट्स, वहाँ से ये सारा डाटा कैलकुलेट कर एक फार्मूले में डाल के जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो फाइनली सीपीआई इंडेक्स बनता कैसे है कि इस जो भी हमने बास्केट अब बना ली है ना गुड्स की, इनको करंट ईयर में इनकी क्या कॉस्ट आई और इनकी क्या कॉस्ट थी बेस ईयर में। बेस ईयर कितना है 2012 का, इनटू 100 करते हैं और सीपीआई इंडेक्स आ जाता है। ऐसे सीपीआई इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो जो नंबर हमें आता है वो असल में बहुत मेहनत के बाद तैयार होता है। सीपीआई के ही जैसा एक और इंडिकेटर होता है जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, डब्ल्यूपीआई। अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना कि क्यों सीपीआई को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में, क्यों इसका रोल ज़्यादा है। डब्ल्यूपीआई की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा अच्छा स्थिति को, रियलिटी को कौन दिखाएगा, तो वो सीपीआई ज़्यादा दिखाता है, जो मैटर भी करता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो डब्ल्यूपीआई मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? ये जो होता है ना, ये भी वही गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती है इसमें, जो बल्क क्वांटिटी में होलसेल लेवल पर कैलकुलेट होती है, वहाँ पर प्राइस को कंसिडर करता है बास्केट को तैयार करने के लिए। लेकिन सीपीआई जो है वो कंज्यूमर लेवल, रिटेल लेवल पर जो होता है वो गुड्स की कॉस्ट को कंसिडर करता है और फिर बास्केट तैयार करता है। जो डब्ल्यूपीआई है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज कर लेते हैं। सीपीआई जो होता है वो पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया क्योंकि इसको कंबाइन कर दिया गया था, सीएसओ और एनएसएसओ को कंबाइन करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया था। तो ये चीज़ को प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो डब्ल्यूपीआई जो होती है वो सिर्फ गुड्स को कंसिडर करती है, उसमें सर्विसेज नहीं होती। सीपीआई में सर्विसेज होती हैं और गुड्स के साथ। फिर जो डब्ल्यूपीआई है वो इन्फ्लेशन को फर्स्ट स्टेज पर कैलकुलेट करता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर, और जो सीपीआई है वो फाइनल स्टेज, रिटेल स्टेज पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। अब जो डब्ल्यूपीआई है
वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्राइस मैन्युफैक्चरर और रिटेलर होलसेलर को मिलते हैं और प्राइसेस जो कंज्यूमर को मिलते हैं वो सीपीआई रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेटली। अब हो गया, अब नंबर ऑफ़ आइटम्स हम देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ आइटम डब्ल्यूपीआई में 697 होते हैं और सीपीआई में 448 रूरल के लिए और 460 अर्बन के लिए। ठीक है, इसको रैशनलाइज भी करती है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट, उसको जब ठीक लगता है। फिर गुड्स एंड सर्विसेज कवर तो डब्ल्यूपीआई में तो सिर्फ वो होता नहीं है, आपको पता ही है कि सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई होती है उसमें सर्विसेज नहीं होती। तो इसमें क्या क्या होता है, लेकिन गुड्स में इसका फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये 3 कैटेगरी होती हैं। सीपीआई में एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, अपैरल मतलब कपड़े, हाउसिंग, मेडिकल केयर, ये सब इंक्लूड होता है। ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है, ज़्यादा सही पिक्चर देता है। रेफरेंस ईयर अच्छा, डब्ल्यूपीआई का भी एक चीज़ और याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो कंसिडर किया जाता है बेस ईयर डब्ल्यूपीआई के लिए, फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट। लेकिन सीपीआई को कैलेंडर ईयर मतलब नॉर्मल जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है, ये वाला साल लिया जाता है। जब भी मान लीजिए अगर 2012 बेस ईयर है तो उस तो फिर 12 फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करेंगे। लेकिन जब सीपीआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी 12 से 31 जनवरी 12 को कंसिडर करेंगे। कुछ कंट्रीज ही डब्ल्यूपीआई यूज़ करती हैं, लेकिन सीपीआई ऑलमोस्ट हर कंट्री कंसिडर करती है। और डाटा रिलीज्ड जो डब्ल्यूपीआई है वो वीकली बेसिस पे कुछ आर्टिकल जैसे प्राइमरी आर्टिकल के लिए यूज़ होता है, रिलीज़ होता है। जो प्राइमरी फ्यूल पावर है और बाकी आइटम्स के लिए मंथली रिलीज़ होता है। और सीपीआई जो है मंथली बेसिस पर हर तारीख के 12 को रिलीज़ होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अभी ना आप जब इन डिफरेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि आप खुद भी इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और अच्छा इंडिकेटर है। आखिरी में है सीपीआई इंडेक्स की लिमिटेशन, जिसकी असल में मेरा मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का, कि भी सीपीआई में असल में प्रॉब्लम क्या आती है, क्या हम मिस करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उसकी फील्ड में एक कहावत होती है कि भी डाटा जितना दिखाता है उससे ज़्यादा छुपाता है। तो सीपीआई क्या होता है, इसकी लिमिटेशन सब हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ों में ये मिस कर जाता है। पहला है सीपीआई बास्केट। देखिए, पहली लिमिटेशन तो सीपीआई बास्केट की ये होती है कि जो कंज्यूमर गुड ये कंसिडर करता है एक बास्केट, वो सारी देश की प्रोडक्शन कंजम्पशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये तो भारत जैसे देश के लिए तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती कि इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि भाई हम नॉर्थ इंडिया में आटा रोटी खाते हैं, बट आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ कंसेप्ट ही नहीं है वीट का। तो कंसेप्ट ही नहीं है। अब ऐसे देश में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप सोच सकते हैं कि एक बास्केट पूरी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो नहीं कर पा रही है। देयरफॉर एज अ बेसिक इसमें इनहेरेंटली कुछ फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं। ये तो बहुत बेसिक सी लिमिटेशंस हैं। दूसरा है सब्सटीट्यूबल गुड्स। इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि जब भी कुछ गुड्स महंगे हो जाते हैं तो लोग उसका सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं, उसका सस्ता वाला ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई अगर तेल का ब्रांड लेते हैं तो थोड़ा सा मान लीजिए ऑलिव ऑयल खाते हैं और अगर कुछ ऐसा आया उसमें चेंजेस तो सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल पर आ जाएंगे। ये चीज़ तो होती है ना। दे में बाय द मतलब कि जैसे या तो फिर क्या मान लीजिए अगर पैसे की बहुत शॉर्टेज चल रही है और कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदनी है, ब्रांडेड शूज़ ना खरीद के लोकल ब्रांड खरीद लिया, ऐसा तो होता है ना। लेकिन सीपीआई ये चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा, वो अभी भी इन्फ्लेशन को बहुत हाई दिखाएगा जबकि लोगों का काम चल रहा है सब्स्टिट्यूट से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है सीपीआई के साथ। दूसरी है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन क्वालिटी। इस चीज़ को वो अकाउंट नहीं कर पाता। प्रोडक्ट जो सीपीआई बास्केट में है
हाँ देखिए, मतलब सीपीआई बास्केट में जनरली वही चीज़ों को कंसिडर करती है गवर्नमेंट, जहाँ पर वही को कंसिडर करती है गवर्नमेंट जो कंज्यूमर के स्टेपल बन चुके होते हैं। मतलब कि भी रोटी कपड़ा मकान जो है ना, वो भी पर्टिकुलर जो होती हैं चीज़ें उसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन समय के साथ प्रोडक्शन, इनोवेशन, लोगों के फूड पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं। अब शायद लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो वो थोड़ा सा और डाइवर्स हो जाते हैं, अपनी खाने में फ्रूट, वेजिटेबल्स और इन सबको और इंक्लूड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स तक जाते हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट होती है ना एक प्रोडक्ट की क्वालिटी में, जो और उस पर इंसान कंज्यूमर जो है एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, वो हो सकता है कि वो सीपीए की कैलकुलेशन में कैलकुलेट ना आ पाए। इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो इनोवेशन हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं कंजम्पशन पैटर्न में, ये सीपीआई कंसिडर नहीं कर पाता है, खासकर जब उसको अपडेट ना किया जाए। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो गवर्नमेंट है उसके पार्ट पे अगर देखा जाए तो उसका इंसेंटिव ये रहता है कि वो इसको चेंज ना करे, क्योंकि उसके लिए उसका खर्चा बढ़ जाता है, खासकर डीएनएस अलाउंस पे उसका खर्चा। तो जर्नली एक ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कहीं वो इसको लेके इतनी उत्सुक नहीं रहेगी। अब है चौथा, फोकस ऑन अर्बन कंजम्पशन। देखिए सीपीआई जो होता है ऐसा एलेज किया जाता है कि जर्नली ये कंस्ट्रक्ट किया गया और इसकी फ़ोकस उन्हीं लोगों पर बाइंग हैबिट, ये जो फोकस करता है अर्बन लोगों की बाइंग हैबिट्स पर करता है, लेकिन लोकल, रूरल और सब अर्बन एरिया जो होते हैं उनकी जो कंजम्पशन है उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता ये, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है विलेजेस की। बात भी सही है। और फिफ्थ है हिडन इन्फ्लेशन। मतलब ये जो हिडन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ये वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो आपको एकदम से प्राइस इंक्रीज़ में नज़र नहीं आते। इट रेफर्स टू एक्सपेंसेस दैट आर रिफ्लेक्टेड इन एक्सप्लिसिट प्राइस इंक्रीजेस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन क्या होती है? श्रिंक इन्फ्लेशन। क्या होता है कि जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है श्रिंक इन्फ्लेशन। ये तब होती है जब कंपनी अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए छोटे प्रोडक्ट यूज़ करती है लेकिन कॉस्ट को सेम रखती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्ले जी। हम कहते हैं यार इसका रेट आज भी 5 रुपये है, लेकिन नहीं, वो वेट कम हो गया है, उसको कम करते करते वो इतना छोटा पैकेट कर चुके हैं लेकिन कॉस्ट वही रखा है। ये श्रिंक इन्फ्लेशन है, हिडन इन्फ्लेशन है। इसका इफ़ेक्ट तो लोगों पे आ ही रहा है, चीज़ तो उन्हें कम मिल रही है, उनकी परचेजिंग पावर तो कम हो रही है, लेकिन ये सीपीआई नहीं दिखा पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम उसके साथ और है। कस्टमर एंड अप एसेंशली स्पेंडिंग मोर मनी, जो वो सेम अमाउंट के लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, प्रोडक्ट उनको कम मिल रहा है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि लोग जो हैं कंपनियां वो सेम प्राइस पे कम प्रोडक्ट देने लगती हैं, ऐसे ही वो सेम प्राइस में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी अपनी चिप्स बनाने में ऑलिव ऑयल का यूज़ करती है तो वो सोयाबीन का ऑयल यूज़ करने लग जाए, डालडा यूज़ करने लग जाए। देसी घी की मिठाइयाँ कोई बनाता है तो वो उसको डालडा में बनाना शुरू कर दे। ये हिडन इन्फ्लेशन है जिसको सीपीआई कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो हमने ये 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस को देखा। कोई कई बार इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप फटाफट बता पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा पूछा गया था। तो इतना इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है और हर फील्ड में ये इकोनॉमिक्स की काम आएगा, तो इसकी लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया था। मेन मकसद तो ये था। बाकी आपको इन्फ्लेशन, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई से क्या डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता होगा। तो फाइनली वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर उसको ज़रूरत है तो। मैं तो करता हूँ इसको शेयर। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आप एग्री नहीं करते इससे, तो मैं उसको ठीक कर लूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वैसे आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।